एक बात पर ध्यान दिया है। जापान चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से भारत में इन्वेस्ट करता जा रहा है। एक के बाद एक इंडियन कंपनीज में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है और हम सब इसे तरक्की का नाम दे रहे हैं, विकास कह रहे हैं। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में इसी पर जरा गौर करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या ये सच में ग्रोथ है या फिर ये किसी साइलेंट टेकओवर की आहट है? मतलब क्या कंट्रोल धीरे धीरे हमारे हाथ से जा रहा है? 11 गुना, जी हाँ, 11x पिछले कुछ ही सालों में जापान से आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इतना बढ़ गया है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? हर जगह। बैंकिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, आप नाम लीजिए, भारत के हर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में जापान का पैसा बहुत तेजी से आ रहा है। लेकिन देखिए, जब बाहर से इतना पैसा आता है ना, तो अपने साथ एक छिपा हुआ रिस्क भी लाता है और इस रिस्क को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसे ठीक से समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, साल 1998 की एक ऐसी कहानी पर जो आज भी एक चेतावनी की तरह है। हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया की। 1998 में सिर्फ कुछ महीनों के अंदर उनकी करेंसी रुपया 80% तक क्रैश हो गई। सोचकर देखिए, पूरा का पूरा देश घुटनों पर आ गया था। मई 1997 में $1 के लिए 2400 रुपया देने पड़ते थे और सिर्फ एक साल बाद जून 1998 तक ये आंकड़ा 16,800 पर पहुंच गया। तबाही थी ये। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, इसका असर असली इंसानों पर पड़ रहा था और वो बहुत भयानक था। जकार्ता की सड़कों पर दंगे भड़क उठे, हजारों दुकानें जला दी गईं। एक पीड़ित का बयान है, वो कहती हैं, मैंने खुद को नौकरानी के टॉयलेट में छिपा लिया क्योंकि मैं बस अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती थी। ये नतीजा था एक आर्थिक चूक का। तो अब सवाल ये उठता है, अगर बाहर से आया पैसा इतना खतरनाक हो सकता है जैसा इंडोनेशिया में हुआ, तो फिर जापान अपना इतना सारा पैसा देश से बाहर क्यों भेज रहा है? आखिर उनकी क्या मजबूरी है? चलिए जापान के इस इकोनॉमिक पजल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जापान पिछले 30 सालों से एक अजीब सी आर्थिक सुस्ती से गुजर रहा है। इसे लॉस्ट डेकेड्स यानी खोए हुए दशक भी कहते हैं। हालत यह है कि 1990 के बाद से उनकी औसत जीडीपी ग्रोथ मुश्किल से 1% के आसपास अटकी हुई है। मतलब इकोनॉमी बढ़ ही नहीं रही। और इस सुस्ती का एक बहुत बड़ा कारण है उनकी आबादी। जापान बहुत तेजी से एक बूढ़ा देश बनता जा रहा है। आज वहां के करीब 30% आबादी 65 साल से ज्यादा उम्र की है। अब इसका सीधा मतलब क्या हुआ? काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं और जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो खर्च भी कम करते हैं। मतलब देश के अंदर डिमांड ही घट रही है। और इसने ना एक बहुत ही खतरनाक साइकिल को जन्म दिया है, जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म डिफ्लेशन। ये होता क्या है? सोचिए, अगर सबको लगे कि कल चीजें और सस्ती होने वाली हैं, तो क्या कोई आज कुछ खरीदेगा? नहीं, लोग इंतजार करते हैं। इससे डिमांड और गिर जाती है, कंपनियां मजबूरन कीमतें और कम करती हैं और बस पूरी की पूरी इकोनॉमी एक ट्रैप में फंस जाती है, दशकों के लिए। तो अब सिचुएशन क्या है? जापान के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए अपने ही देश में मौके नहीं है, ग्रोथ नहीं है। और यहीं पर एंट्री होती है भारत की। यहीं से भारत और जापान का एक गठबंधन एक तरह से जरूरी, इनएविटेबल बन जाता है। इस रिश्ते को ना एक बड़ी अच्छी एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए, जापान एक बहुत अमीर बूढ़ा व्यापारी है। उसके पास पैसा, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन अब उसमें आगे बढ़ने की, रिस्क लेने की वो भूख नहीं बची। और दूसरी तरफ है भारत, एक नौजवान जोशीला एंटरप्रेन्योर। पैसा भले ही कम हो, लेकिन एनर्जी भरपूर है, एक बड़ी यंग आबादी है और तरक्की की जबरदस्त भूख है। तो क्या हुआ? एक को अपने पैसे पर रिटर्न चाहिए और दूसरे को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए। परफेक्ट मैच। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, आंकड़े भी यही कहते हैं। जरा देखिए, जापान में मीडियन एज है 49 साल, भारत में सिर्फ 28। जापान की आबादी कम हो रही है, हमारी बढ़ रही है। उनकी जीडीपी ग्रोथ 1% से भी कम, हमारी 6% से ज्यादा। तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल जरूरत है दोनों देशों के लिए। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ पैसे और डेमोग्राफिक्स की नहीं है। इसमें एक और बहुत बड़ा प्लेयर है, एक जियोपॉलिटिकल एंगल, और उसका नाम है चाइना। जापान के लिए चाइना प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक तरफ सेनकाकू आइलैंड्स जैसे जमीनी विवाद हैं, तो दूसरी तरफ जापान अपनी इकोनॉमी के लिए चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है और चीन इस बात का फायदा उठाता है, बार बार इकोनॉमिक प्रेशर डालता है। तो अब जापान के पास क्या रास्ता है? उसे अपनी सप्लाई चेन को डी रिस्क करना ही होगा और इसके लिए भारत जैसा एक बड़ा, स्थिर और डेमोक्रेटिक पार्टनर ढूंढना उसकी मजबूरी भी है और जरूरत भी।
तो चलिए अब घूम फिर कर वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं। इंडोनेशिया वाली कहानी सुनने के बाद जो डर मन में बैठ गया था कि क्या भारत के साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है, क्या जापान का ये इन्वेस्टमेंट हमारे लिए भी एक खतरा है। आइए अब तर्कों के साथ इस डर को दूर करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत इंडोनेशिया वाली गलती दोहरा रहा है? इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा क्यों है? इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, हमारे कर्ज का स्ट्रक्चर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का फोकस। तीसरा, पैसा आ कहां से रहा है। और चौथा, सबसे जरूरी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। सबसे बड़ा फर्क और सबसे जरूरी वो है हमारे लोन के स्ट्रक्चर में। देखिए, इंडोनेशिया के इस जाल में फंसा था। उन्होंने लोन लिया था डॉलर में, लेकिन उनकी कमाई होती थी अपनी करेंसी रुपया में। जैसे ही रुपया डॉलर के मुकाबले गिरा, उनका कर्ज रातों रात पहाड़ जैसा हो गया। अब भारत का केस देखिए, यहां सीन बिल्कुल उल्टा है। हमारा ज्यादातर लोन जापानी येन में है, और मजे की बात यह है कि येन आज के समय में खुद काफी कमजोर चल रहा है। इसका मतलब हमें अपना कर्ज चुकाने में आसानी हो रही है, मुश्किल नहीं। दूसरा बड़ा फर्क है इन्वेस्टमेंट के फोकस में। इंडोनेशिया में जो पैसा आया था वो शॉर्ट टर्म मुनाफे वाली चीजों में लगा था, जैसे कपड़े बनाना या प्लांटेशन, मतलब जल्दी पैसा कमाओ और निकलो। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? यहां जापानीज पैसा लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर में लग रहा है। सोचिए, दिल्ली मेट्रो, मुंबई का सी लिंक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये वो चीजें हैं जो देश की नींव को मजबूत करती हैं। ये दशकों तक फायदा देंगी। और तीसरा पॉइंट जो बहुत क्रूशल है, जापान से सिर्फ पैसा नहीं आ रहा, उसके साथ आ रही है वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। ये कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली मेट्रो को देखिए या आने वाली बुलेट ट्रेन को। मारुति सुजुकी ने भारत में जो ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन लाया वो कैसे भूल सकते हैं। एचएमटी के साथ मिलकर जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग सीखी। मतलब जापान हमारे लिए सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं है, वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर, एक एक्सेलरेटर है। तो अब ये तो साफ है कि इंडोनेशिया वाला खतरा यहां नहीं है। सिचुएशन काफी अलग और हमारे कंट्रोल में है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि खतरा है या नहीं। असली सवाल ये है कि हम इस जबरदस्त मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। हमें आगे क्या करना होगा? देखिए, इस मौके को पूरी तरह भुनाने के लिए हमें अपने घर की कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। कुछ अंदरूनी रुकावटें जिसे हम इंटरनल फ्रिक्शन कह सकते हैं। मोटे तौर पर ये 3 तरह की हैं। पहली है प्रोसीजरल दिक्कतें, मतलब सरकारी देरी, जमीन के झगड़े, कानूनी पचड़े। दूसरी है कैपेसिटी की प्रॉब्लम्स, हमारे लोगों के पास सही स्किल्स की कमी और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कतें। और तीसरी है स्ट्रक्चरल परेशानियां, जैसे छोटे बिजनेस को आसानी से लोन ना मिलना और पॉलिसी का बार बार बदलना। और अंत में असली गेम चेंजर क्या होगा? वो तब होगा जब ये बाहर से आया हुआ पैसा सिर्फ कुछ मेट्रो या ब्रिज नहीं बनाएगा, बल्कि पूरे भारत को ही एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल देगा जहां इन्वेस्ट करना दुनिया के लिए सबसे आसान और फायदेमंद हो। लक्ष्य सिर्फ एक बड़ा बाजार बनना नहीं है, लक्ष्य है एक प्रोडक्शन मॉन्स्टर बनना। और जब ऐसा होगा तो भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता।